हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना अगला अध्याय 28 मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। ये दे रखा मैप। क्या दे रखा? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट, सिंध के थार जिले में। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। फिर अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबर दोस्त शेख अली अकबर की क्या थी? पुत्री थी। फिर हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर में था। कलानौर कहाँ? पंजाब में। अकबर के संरक्षण कौन थे? बैरम खान ने 10 फरवरी 1556 में ईंटों का एक सिंहासन बनवाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। फिर दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर को के सम्राट बनने की सूचना दी गई। फिर कलानौर में मात्र कितना 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंश का ताज पहना दिया गया। फिर बैरम खां को मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खाना के खिताब दिया गया। हेमू एक था? हिंदू शासक था, जिसने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। वह 22 युद्ध कितने युद्ध कर चुका था? 22 युद्ध कर चुका था, तथा उनमें से किसी भी युद्ध में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। फिर हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और कितने 50,000 घुड़सवार और 500 हाथियों और एक दस्ता तोपखानों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक भीषण युद्ध में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों को पराजित कर दिया और नगर पर कर लिया? अधिकार कर लिया। मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य किसका? पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 में एक युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था ये? अकबर और हेमू के बीच। हमने कल उसमें पढ़ा था। युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तभी हेमू की आंखों में हो गया? एक तीर लगा और वह मूर्छित हो गया। नेतृत्वहीन अफगान सेना पराजित हुई। हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? ये दे रखा है। देश कार्यकालीन का सम्राट हेनरी, महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की, और कौन है? जारी इवान बेसिलिएविच रूस के। बैरम खां की संरक्षकता का समय क्या था? 1556 से 1560 ईस्वी। बैरम खां लगभग कितने 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खां ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को अप्रसन्न कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर था? अकबर के साथ उसके मतभेद हो जाते थे, जिसके कारण अकबर को लगने लगा कि राजकाज को किसी अन्य के हाथों में और अधिक दिन रहने देना ठीक नहीं है। अकबर ने बहुत चतुराई से काम लिया और शिकार के बहाने वहां आगरा से रवाना हो गए और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से एक फरमान जारी कर उसने बैरम खां को वजीर के पद से कर दिया? हटा दिया। और अकबर ने उसके सामने दरबार में या बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने और हज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प रखा। बैरम खां ने दूसरे विकल्प को चुना, लेकिन जब वह मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने इसकी कर दी? हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी से कर लिया? जो रिश्ते में उसकी लगती थी? बहन लगती थी। विवाह कर लिया। और था इसमें? उसकी रंजिश थी ये। फिर आगे साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए वे कौन थे? मालवा, गढ़ा,
कटगा और अजमेर थे। उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दोनों कलाओं में समान रूप से निष्णात और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कौन? रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित है। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। फिर उसके शासनकाल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता कौन? महाम अनगा के बेटे आदम खां ने किया था। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ तथा लूट के धन पर मुगलों ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अकबर की विजय दे रखी है। असीरगढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मारवाड़ विजय, आमेर से संधि, कालिंजर विजय और चित्तौड़ विजय, गोंडवाना विजय, ये सारे अकबर के युद्ध थे। फिर आदम खां और मालवा में प्रतिक्रिया हुई तथा बाज बहादुर ने क्या? अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में सफलता प्राप्त की। बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के पश्चात अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार फिर से सेना भेजी और क्या हुआ? वह हार गया और उसे मालवा छोड़कर क्या जाना पड़ा। कुछ समय पश्चात वह अकबर के दरबार में पहुंचा, जहां बादशाह ने उसे क्या? मनसबदार बना लिया। फिर लगभग उसी मुगल सेना ने गढ़ा कटगा राज्य पर क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया और इस राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय किसको जाता है? अमनदास को, और जिसका जीवन काल 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमनदास ने रायसेन को जीतने से गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिससे उसने क्या? संग्राम शाह का खिताब दिया था प्रसन्न होकर। फिर गढ़ा कटगा राज्य में गोंड और राजपूत सरदारों के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र भी शामिल थे। संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर लिया। उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध कौन? रानी दुर्गावती थी, जो धनुष, बाण और बंदूक दोनों को चलाने में निपुण थी। फिर उसने पड़ोसी राज्य से कई सफल युद्ध किए थे। इन पड़ोसी में एक बाज बहादुर भी था। रानी की बेशुमार दौलत और अतुलित सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा और उसके पश्चात वह बुंदेलखंड की ओर बढ़ 10,000 घोड़े लेकर आगे बढ़ा। रानी दुर्गावती ने आसफ खां की सेना से संघर्ष किया। घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुरी से लड़ती रही। परिणाम स्वरूप उसने स्वयं ही छुरा घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर रानी बेस, ये हमने पढ़ लिया अभी। अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा बंगाल और गुजरात को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम क्या था? चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण था। 6 महीनों की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ 1568 में पराजित हो गया। अपने सरदारों के सुझाव पर किले को प्रसिद्ध योद्धा जयमल और कौन? फतेह के जिम्मे छोड़कर राणा उदय सिंह पहाड़ियों में जा बैठा। जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में किसान और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जयमल और फतेह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। अंततः वे पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। सूरवीर जयमल और फतेह के सामने सम्मान में अकबर ने क्या? आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की क्या? पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। फिर चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीता गया, जो राजस्थान के सबसे शक्तिशाली दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध था। 1572 ईस्वी में अकबर ने अजमेर के रास्ते अहमदाबाद पर चढ़ाई की। अहमदाबाद ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। इसी विजय की याद में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। फिर कैम्बे में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा और एक नाव पर सवार होकर उसकी लहरों का आनंद लिया। पुर्तगाली व्यापारियों की एक मंडली ने भी वहां आकर पहली बार उससे मुलाकात की। पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और वे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की योजना बना रहे थे। फिर प्रशासन, गुजरात विजय के समय अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। गुजरात से लौटने के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आरंभ कर दिया।
फिर संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने जाने वाले कौन अमले भर्ती किए गए और उनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ दाम वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की जिसे क्या बोलते थे, दयसाला कहते थे, 1580 में शुरू की। फिर इस प्रणाली के अंतर्गत पिछले 10 दय साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपज और उनकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया और लेकिन राजस्व की मांग नकद की शक्ल में सामने रखी गई। ये सारा दे रखा कैसे क्या था ये इसमें शासक, फिर वजीर और वकील। दयसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा हुआ रूप था। कपास, तिलहन, गन्ना आदि की फसलों के मामले में राज्य आमतौर पर नकद अदायगी चाहता था, इसलिए इन्हें क्या नकदी फसल कहते थे। जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे क्या बोलते थे, पोलज कहा जाता था। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे प्रति कहते थे। जब प्रति जमीन में खेती की जाती थी तब उसी पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था। वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल पड़ती रहती है उसे चाचर कहा जाता था तथा इससे ज्यादा समय तक पड़ती रहने वाली भूमि को बंजर कहते थे। जब्ती प्रणाली का संबंध किससे था, राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है। और क्या है तो और कभी कभी इसे उसे क्या बोलते हैं, टोडरमली व्यवस्था भी कहते हैं। मनसबदारी पद्धति और सेना ये सारा दे रखा है इसमें। फिर अकबर के नवरत्न। अकबर के कितने नवरत्न थे, 9 नवरत्न थे। और इसमें कौन कौन थे, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। बीरबल नवरत्नों में सबसे क्या था, बुद्धिमान ही माना जाता था। इनका जन्म 1528 में कहा कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। फिर अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अकबर व आईने अकबरी जैसे ग्रंथ की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए थे। फिर तानसेन। तानसेन का क्या है, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है और अकबर ने इन्हें क्या कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां के कौन थे, पुत्र थे। इन्हें तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। मान सिंह ये आमेर के राजा किसका, भारमल के पुत्र तथा भगवान दास का पुत्र थे। फिर इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु कब हुई, 1611 में ईस्वी में हुई। फिर राजा टोडरमल कौन, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के का लहरपुर तहसील में हुआ था और इनकी प्रसिद्धि क्या थी कि मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि में सुधार था। दीवान ए अशरीफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। फिर हकीम हुमाम ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा कौन, अपनी बुद्धिमानी व वाक पाटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। फिर स्थानीय सरकार का संगठन दे रखा कैसे होता था, ये सारा दे रखा है इसमें।
खाली सा गांव की आय सीधे कहा जाती थी, शाही खजाने में जाती थी। सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। फिर क्या 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था, जो निम्नलिखित है: बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। प्रत्येक सूबे में क्या था? एक एक सूबेदार, दीवान, एक एक बख्शी और सदर काजी वाकियानवीस नियुक्त कर दिया गया था। राजपूतों से संबंध कैसे थे? सिंहासन पर बैठते ही आमेर का कछवाहा वंशीय शासक भारमल उसके दरबार में आया था और भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरखाबाई, जिसको क्या बोलते हैं, जोधाबाई, का विवाह अकबर से कर दिया था। फिर राजपूतों से संबंधित दे रखा है अकबर की राजपूत नीति के साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सुखद संयोग था। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने तीर्थ कर इससे पहले समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को समाप्त कर दिया गया था। फिर जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो मुगल प्रभुता स्वीकार न करने की जिद पर अड़ा हुआ था। फिर उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्र में मेवाड़ के 72 भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में थे। 1572 में राणा उदय सिंह का पुत्र कौन? महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेजकर महाराणा प्रताप को इस बात पर सहमत करने की कोशिश की कि वह मुगल प्रभुता को स्वीकार कर ले। फिर अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसे महाराणा प्रताप ने धारण कर लिया था। फिर महाराणा प्रताप ने बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और उसकी सेवा करने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेजा था। राणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था और वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शहंशाह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। फिर 1576 में आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को 5000 की एक सेना लेकर राणा प्रताप पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। राणा की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटी में, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती थी, दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों में, जो मेवाड़ के अधीन और उसके मित्र थे जिन्होंने राणा को समर्थन दिया था, अत्यधिक विनाश किया था। अकबर ने इन राज्यों को जीतकर इनके साथ क्या अलग से संधियां की और जिससे राणा प्रताप और भी अकेला पड़ गया। मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर क्या है? 1585 में इसी में अकबर ने उत्तर पश्चिम की भयानक परिस्थितियों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल दिया। फिर अगले 12 वर्षों तक वह वही रहा और राणा प्रताप के विरुद्ध कोई मुगल सेना नहीं भेजी गई। राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया, जिनमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित थे। फिर इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट क्या चावंड में एक नई राजधानी बसाई। 1597 ईस्वी में मात्र 51 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दूरदर्श योद्धाओं की सेवा प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने में राजपूत की अविचल निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण की ओर सबसे पहले क्या था कि प्रारंभिक सुधार किए अकबर ने। उनमें से एक यह था कि उसने मुस्लिम राज्यों में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया था। फिर अकबर ने प्रयाग, बनारस आदि पवित्र स्थलों पर जाने वाले लोगों पर लगाया जाने वाला तीर्थ कर भी समाप्त कर दिया और इसके अतिरिक्त अकबर ने सुयोग्य हिंदुओं को सरदारों के वर्ग में स्थान देकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को सुदृढ़ किया।
आरंभ से ही अकबर की धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया जिसे क्या बोलते थे, इबादत खाना, प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के जाने माने विद्वानों, बौद्धिक जनों की गोष्ठियां आयोजित करता था। अकबर ने इबादत खाने के द्वार पर सभी के लिए इबादत खाने के द्वार सभी के लिए क्या कर देते, खोल दिए थे। इबादत खाना न केवल ईसाइयों, जरथुस, स्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के लिए बल्कि नास्तिकों के लिए भी खुला था। फिर 1580 ईस्वी में पूर्व में एक विद्रोह भड़क उठा। कजियों ने कई फतवे जारी कर अकबर को काफिर विधर्मी करार दे दिया। मौलवियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए अकबर ने एक क्या किया, महजर या घोषणा जारी की। 1582 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में बहसों का सिलसिला बंद कर दिया और इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिला कि अकबर ने किसी नए धर्म की उद्घोषणा की थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए अबुल फजल और बंदायूनी ने तौहीद ए इलाही शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ क्या था, एक सवरवाद मतलब इसके साथ दीन अर्थात धर्म शब्द 80 साल बाद जोड़ा गया। तौहीद ए इलाही वास्तव में क्या था, सूफी मत जैसा एक पंथ था जिस अधिकांश इसके क्या सदस्य बन गए। दीक्षा का दिन रविवार होता था। नव दीक्षा व्यक्तिगत अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था और वह उसे प्यार से उठाकर उसे एक मंत्र देता था जिसे सूफियों की भाषा में क्या बोलते थे, शास्त्र कहा जाता था, जिसमें अकबर का प्रिय सिद्धांत या सूत्र अल्लाह ओ अकबर या अल्लाह महान है शामिल था। फिर बंदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी, संपत्ति का अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण और धर्म का अर्पण। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेल जोल पर और तरीके से भी दबाव देने का प्रयास किया। उसने संस्कृत, अरबी और ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया था। सबसे पहले सिंहासन, 32 अथर्ववेद और बाइबिल का अनुवाद आरंभ किया गया। इसके बाद महाभारत, रामायण और गीता का अनुवाद आरंभ करवाया गया। पंचतंत्र और भूगोल से संबंधित कई रचनाओं का अनुवाद किया गया। शायद सबसे पहली बार कुरान का अनुवाद किया गया। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार किए। उसने सती प्रथा समाप्त कर दी। विधवा विवाह को कानूनी समर्थन दिया गया। विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष कर दी गई। फिर अकबर के शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। अकबर ने उसने नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्क शास्त्र और इतिहास आदि जैसे धर्मेतर विषयों की शिक्षा पर बल दिया। फिर कौन आता है, जहांगीर। इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर की युवा अवस्था में अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था जहांगीर को। फिर सन 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर बादशाह बना। वह अकबर की भांति धार्मिक और सामाजिक सुधार में रुचि रखता था। उसने अपना संस्मरण किस्में तुजू के जहांगीरी में स्वयं लिखा था। जहांगीर का चित्रकला का अच्छा ज्ञान था तथा उसे अपने दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों पर क्या था, गर्व था। और 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया जो एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। फिर क्या है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने, नूरजहां की मां असम बेगम ने किया था। उसी ने इस विधि को अपनी पुत्री नूरजहां को बताया था। नूरजहां गुट अपने विवाह के कुछ वर्षों पश्चात नूरजहां ने अपना दल बना लिया था जिसे नूरजहां गुट या क्या जूता गुट के नाम से जाना गया। इस गुट में नूरजहां, उसके पिता एतमादुद्दौला, माता असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल थे। और क्या था, इस दल का प्रभुत्व कब स्थापित हुआ, 1622 ईस्वी तक।
फिर आगे जहांगीर के लंबे समय तक बीमार रहने के कारण नूरजहां ने उसके कार्य और साम्राज्य का शासन प्रबंध संभाला। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य जहांगीर उसकी राय लिया करता था महत्वपूर्ण कार्य में। फिर वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम लिखा जाने लगा। जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। कौन से गुरु? सिखों के 5वें गुरु को। जहांगीर ने बंगाल के मुगलों के अधिकार को प्रभावशाली बनाया। अकबर का मेवाड़ के महाराणा से आरंभ में जो संघर्ष हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और जहांगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने अपने पिता की नीति जारी रखी। फिर जहांगीर 1612 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जहांगीर ने, तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर इसे क्या बोलता था? निगाहे दस्त कहता था। फिर सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। हॉकिंस तुर्की और कैसी फारसी भाषा का ज्ञाता था। फिर उसने हॉकिंस को 400 मनसब और कितने तथा फिरंगी खां, इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर से विशेषाधिकार पाने में असफल रहा। हॉकिंस के पश्चात जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल केनिंग था, जो 1612 में उसका पत्र लेकर मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, किंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। फिर 1615 में तीसरा अंग्रेज दूत के रूप में कौन? विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को आगरा के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। फिर सर टॉमस ने जहांगीर के साथ एक व्यापार संधि करने का प्रयत्न किया, परंतु जहांगीर इसके लिए सहमत नहीं हुआ। सर टॉमस 3 वर्ष तक आगरा में रहा। उसने मुगल दरबार के जीवन का बहुत सजीव वर्णन किया है। जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है और उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी हुई थी और उसको राजमहल की दीवार से लटका दिया गया। दो अस्पा इसके अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और क्या? जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम शाहजहाँ से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।